हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग का टॉपिक है। हमने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया था, पर मैं एक बार बता दूं सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडमली जब हम पॉपुलेशन से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। डाटा कलेक्शन के दो माध्यम होते हैं। एक होता है सेंसस के माध्यम से, या यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम पॉपुलेशन स्टडी भी कहेंगे। और इसमें जो हम नंबर लेते हैं उसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। दूसरा है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड को हम पॉपुलेशन से रैंडमली जो चीज निकालते हैं उसका एन नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप डीपली स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की टोटली स्टडी करते हैं, तो उसे सेंसस मेथड कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। सैम्पलिंग का हमारा जो है वो मेथड रहता है, पॉपुलेशन से हम चीजों को चूज करते हैं। प्रिंसिपल और सैम्पलिंग में पहला प्रिंसिपल आता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि जब भी आप कोई डाटा सिलेक्ट करते हैं, वो हमेशा ही लार्ज ग्रुप से सिलेक्ट करें। आप बड़ा ग्रुप लें, उनमें से कुछ रैंडमली आप चीजों को सिलेक्ट करें। जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा डाटा आपके सैम्पलिंग का होगा, उतना से ही आपके रिजल्ट आएंगे। और किसी विशेष यानी पार्टिकुलर आइटम को या पार्टिकुलर ग्रुप को ही इम्पोर्टेंस ना दे, हर जगह से डाटा की कलेक्शन होनी चाहिए। सेकंड जो आपका लॉ रहता है वो होता है इनिशिया टू लार्ज नंबर। कि सैंपल हमेशा ज्यादा लें। एक क्वाइन को अगर आप 10 बार टॉस करते हैं, मे बी 6 बार हेड आए, 4 बार टेल आ सकता है। लेकिन उसे 70 टाइम अगर आप जो है आ, उसको सिक्के को उछालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। आप हमेशा एरिया जो है सैम्पलिंग का वो बड़ा चूज करें। जब भी सैम्पलिंग चूज करें उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि आपका सैंपल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन को फॉलो करने वाला होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, एंड परसिस्टेंस उसमें जो है मेंटेन होनी चाहिए। तो ये चीज जो है वो आप जरूर ध्यान दें। आपका डाटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हो, वैलिडिटी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। और ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप सैम्पलिंग का या नंबरिंग का एरिया बढ़ाएंगे, आपको नंबर जो है वो ज्यादा लेने हैं। अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो उसमें आप लार्ज नंबर को चूज करें। सैंपल देखिए, सेंसस मेथड की हम बात करें तो इसमें टाइम लगता है, कॉस्टली है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड जो है वो इजली हमें डाटा मिल जाता है, लेकिन रिलायबिलिटी का हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। सैम्पलिंग में दो तरह की टेक्निक होती है। फर्स्ट वन है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप बिना प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग चूज करते हैं। दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी टेक्निक, जिसमें आप सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी के माध्यम से चूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 तरह की सैम्पलिंग आती है। फर्स्ट वन है आपका पर्सनल इंटरव्यू। आप हर पर्सन जो इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, वो आता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड में। ठीक है, आपको जो रिपोर्ट बनानी है या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप पर्सनली जाके उस व्यक्ति से वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल को लेंगे। दूसरा इसमें आता है जजमेंट सैंपलिंग, यानी कि पर्सनल बिलीफ ऑफ जजमेंट के आधार पे आप सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास जो इस सैंपलिंग को डेलिब्रेट सैंपलिंग भी कहते हैं, परपोसिव सैंपलिंग भी कहते हैं। इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? दिस इज द डेलिब्रेट सैंपलिंग एंड परपोसिव सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग, यानी कि आप अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से जो है वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? इसमें थर्ड वन आता है कोटा सैंपलिंग।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोटा सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। तो देखिए आई सैम्पलिंग में क्या होता है, आप जो भी सैंपल लेंगे उसका एक कोटा निश्चित कर देंगे, कहते हैं ना एक कोटा परसेंटेज निश्चित कर देंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप सैंपलिंग की कलेक्शंस करेंगे। आपने रखा है कि मिडिल क्लास फैमिली का 20% कोटा लेना है, बाकी फैमिली का 30% कोटा लेना है, तो एक कोटा निश्चित किया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। कन्वीनियंस होता है सुविधा अनुसार। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको चंक सैम्पलिंग के माध्यम से भी जानते हैं, खंड सैम्पलिंग के माध्यम से भी जानते हैं। जहाँ पे इंटरव्यूअर को लगता है कि या जिसको डाटा कलेक्ट करना है उसको जहाँ पे सुविधा लगती है उसके हिसाब से वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, या उस सुविधा के अनुसार से उन व्यक्तियों से वो पूछताछ कर रहा। हो सकता है द ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई ग्रुप है एक पर्सन का, उससे उसको लग रहा है कि यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहां पे जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, कि आप अपनी जब इच्छा अनुसार कहीं से अपनी सुविधा अनुसार कहीं से कर रहे हैं तो ये साइंटिफिक नहीं मानी जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन पूरी इंक्लूड नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है वो आता है आपका सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में तो सीक्वेंस वाइज जो है वो आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हो, एक क्रम से, एक दिशा, एक के बाद एक क्रम में, यानी कि आपने क्रम बाय क्रम जो है लाइन बाय लाइन सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है। एक पार्टिकुलर आप क्रम बना देते हो, एक लाइन बना देते हो, तो उस पार्टिकुलर क्रम में जब आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं तो वो आपकी सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में आती है। सीक्वेंस वाइज आप एक सीक्वेंस क्रिएट कर दोगे तो वहां से उस सैंपल को उठाओगे। ओके, तो ये था आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप रैंडम सिलेक्शंस करते हो, और ये वाली जो सैम्पलिंग होती है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होती है, कहीं बीच में से आप सिलेक्ट नहीं करो कि रैंडमली, आप ये नॉन रैंडमली सैम्पलिंग होती है। और जो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होगा वो आपका रैंडमली सैंपल मेथड होता है, यानी कि रैंडमली कोई चीज आप उठा रहे हो बीच में से। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन रैंडमली सैम्पलिंग होती है, जिसमें रैंडमली आप इंफॉर्मेशन को कहीं से नहीं कलेक्ट करोगे, सैंपल को कहीं से नहीं कलेक्ट करोगे। अब बात